पेज नंबर 84 निकाल लीजिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल है कोई? ये भी नहीं चला। जी कोई कल सैटरडे से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं किसी में? एक नजर देखें जरा क्या पढ़ा। क्या बात हो रही थी लास्ट क्लास में? क्या क्या पढ़ लिया इस टॉपिक में हमने? देखें जरा चंद पेजेस पीछे रिवाइज करें। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात चल रही थी। There are two types of borrowings with respect to capitalization of borrowing cost. कौन से? Specific and general. Specific borrowings में borrowing cost to be capitalized का formula. Interest incurred on outstanding balance of loan less investment income on temporary investment of surplus funds. Then फिर लास्ट क्लास में जनरल बोरिंग्स की डिस्कशन हुई है। जनरल बोरिंग्स के केस में अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है तो व्हाट इज द फार्मूला? एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट और टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर्स। कैपिटलाइजेशन रेट कब कैलकुलेट करना पड़ता है? अगर एक से जनरल बोरिंग्स हो तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होता है। उसका क्या फार्मूला? देख कर क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, कोई मसला तो नहीं? चलिए आगे जाने, पेज नंबर 84 है। देन अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन उससे पहले कुछ एंट्रीज लिखी हुई पेज के स्टार्ट पे, पेज नंबर 84। पहले जरूर पढ़ लें, रिवाइज कर लें और एक नई चीज पे सुन लें। प्लीज टाइम पे आके रहिए। पहले जरा शेयर्स रिवाइज कर लें। अगर एक कंपनी शेयर्स इशू करे तो क्या एंट्री होती है? कैश और बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, और डिफरेंस अगर इस एंट्री में आएगा तो प्रीमियम या डिस्काउंट बनते हैं। इसके राइट साइड पे जहाँ ये एंट्री लिखी हुई है बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, एक सेकंड जरा इन्वेस्टर बन के सोचें। शेयर होल्डर अगर अपनी बुक्स में एंट्रीज करना चाह रहा हो तो शेयर होल्डर क्या एंट्री कर रहा होगा? नहीं, पहले ये सोच रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर का कैश जा रहा होगा तो शेयर होल्डर के एंगल से सोचें। शेयर होल्डर का कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा और उसके लिए जो शेयर्स हैं ये एक एसेट की तरह है, उसे इन शेयर्स के अगेंस्ट क्या मिलना है? डिविडेंड मिलना है। शेयर्स डिविडेंड मिलना है। कंपनी ने जो शेयर होल्डर से पैसे लिए उसके अगेंस्ट कंपनी पे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। वो डिविडेंड किसके लिए डिक्लेयर होगा? शेयर होल्डर की, फिर वो इनकम होगा।
तो ये जो शेयर होल्डर खरीद रहा है उसके लिए एसेट है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। तो शेयर होल्डर की एंट्री बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक एसेट के तौर पर डेबिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश का बैंक क्रेडिट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अब इसी के सेंटर में नीचे एक लाइन लगी हुई, उसकी अगली लाइन पढ़ना, एक वर्ड लिखा हुआ कंपनी इशूड डिबेंचर्स, ये वर्ड हाईलाइट करना था। अब अगर कंपनी से शेयर इशू करके पैसे लें तो शेयर्स के जो पैसे होते हैं वो कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं होती कि कंपनी ने ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस उन पैसों को वापस नहीं करना, इसलिए शेयर कैपिटल के पैसे लाइबिलिटीज में नहीं आते, ये कहाँ आते हैं? इक्विटी में आते हैं। कंपनी के पैसे जो शेयर होल्डर से लिए होते हैं, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं, वो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है, वो कंपनी का इक्विटी का पार्ट है। इस तरह की चीज़ आप ध्यान में रखा करें। लेकिन अगर कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक से कोई लोन ले ले तो डेफिनेटली लोन के पैसे फिर रीपे करने होते हैं, वो लाइबिलिटी होगी। तो अगर कंपनी से शेयर्स की बजाय लोगों से लोन के अगेंस्ट पैसे लेना है तो फिर एक वर्ड यूज होता है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की तरफ ब्रैकेट पढ़ना, ये कभी अगर वर्ड यूज हो तो सिंपली ये क्या है, बस ये लोन की बात है। असल में लोन लेने का तरीका ये कि बैंक से लोन लेना है, लेकिन बैंकों से लोन लेने के साथ साथ अगर नहीं, अगर लोगों से लोन, इंटरेस्ट तो दोनों केसेस में, कोई भी लोन अगर होगा तो लोन पे बोरिंग कॉस्ट होगी, लोन होगा बोरिंग होगी, इसकी बोरिंग कॉस्ट होगी। बोरिंग कॉस्ट मीन इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो तो नॉर्मली होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ समटाइम्स इनिशियली पेमेंट्स भी हो सकती हैं। सिर्फ शायद डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मली जनरल पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं। तो अगर बॉन्ड्स भी वर्ड है, बहुत से वर्ड और हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स अगर आपने कहीं पढ़ लिए हो वो सारे भी मैं खुद बताऊंगा। तो एक पहला यहाँ वर्ड आ गया डिबेंचर, लेकिन कभी भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये डिबेंचर्स वर्ड नजर आए और कंपनी ने इशू किए तो सिंपली इसका मतलब ये होगा कि कंपनी ने पैसे लिए हैं और कंपनी ने पैसे रीपे करने, कंपनी की एक ऑब्लिगेशन है। डिबेंचर सिंपली मींस, ब्रैकेट पढ़ा, इट इज अ लोन। मतलब अगर कभी ये वर्ड आ जाए तो डिबेंचर्स इशू जिसने किए हैं वो पैसे लेगा, लेकिन ये पैसे उसे वापस करने होते हैं। और नॉर्मली ये जो डिबेंचर्स वाले पैसे हैं लॉन्ग टर्म पैसे होते हैं, इसलिए नॉन करंट लायबिलिटी कंसिडर होती है। तो पहले तो एक एंट्री बना लेते हैं, कंपनी अगर पैसे ले डिबेंचर्स इशू करके तो कैश का बैंक डेबिट हो जाएगा, लोन क्रेडिट हो जाएगा, डिबेंचर्स कवर्ड बस रिप्लेस हो रहा है तो डिबेंचर्स पेबल क्या है। ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डिबेंचर सिंपली मींस लोन की बात हो रही है, और नॉर्मली ये पैसे जो हैं लॉन्ग टर्म होते हैं। इसकी एंट्री का जरा नीचे देखें जरा, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको अक्सर नजर आएंगे। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, ये हो सकता है अगर फर्स्ट करें डिबेंचर्स के कुछ पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हो तो वो करंट पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स बन जाए। तो व्हाट इज अ डबल एंट्री? अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके पैसे ले, कैश डेबिट है, लोन की जगह वो डिबेंचर्स लगते हैं। ठीक है, और कंपनी की फिर ये ऑब्लिगेशन है, इसके पैसे रीपे करने होते हैं नॉर्मली, लेकिन 5 साल 10 साल लंबे अरसे के पैसे होते हैं, इसलिए नॉन करंट लाइबिलिटीज में इन्हें लिखा जाता है। एनी कंफ्यूजन? अब या जरा यहीं पर रिवर्स करें जरा, वो पर्सन जिसने ये डिबेंचर्स के अगेंस्ट पैसे दिए होंगे वो इन्वेस्टर फिर क्या एंट्री कर रहा होगा, उसके लिए क्या ये डिबेंचर्स के पैसे एसेट है, उसे क्या मिलना है इसके अगेंस्ट? डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो उसकी एंट्री देखें जरा राइट साइड पर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके लिए भी ये लॉन्ग टर्म उसके पैसे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टर के एंगल से नॉन करंट एसेट्स में ये फिगर नजर आएगी। जिसने पैसे लिए हैं उसकी नॉन करंट लायबिलिटी है और जिसने पैसे दिए उसका नॉन करंट एसेट है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाए कि ये पैसे, इसमें से कुछ पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेबल है तो डेफिनेटली फिर इसका कुछ करंट पोर्शन भी बन सकता है। तो जो पैसे ले रहा है उसके लिए क्या है, लायबिलिटी, और जो पैसे दे रहा है उसके लिए एक एसेट है। तो जो पैसे दे रहा है उसकी एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के नाम से एक एसेट बन जाएगा, और जो पैसे ले रहा है उसकी लायबिलिटी डिबेंचर्स पेबल के एंगल से बन जाएगी। ये एक नजर है, काइंडली एंट्रीज देखने को कंफ्यूजन अगर आपको, ये जरा इसी चला दो दोस्तों, एक ही चल रहा है। ये सारे रंग बीच में से दो चलाओ, दो दो बीच में से।
जी एक नज़र पढ़ने करनी और कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रहा? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? चलिए सर जी, अब हमारे इस टॉपिक से इसकी क्या रेलेवेंस है, मेरी इन बातों के बाद बताएं। जिस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, क्या उसके लिए कोई बोरोइंग है? क्या डिबेंचर्स कोई लोन है सर? मींस बोरोइंग है। अब इस डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, क्या वो फिर बोरिंग कॉस्ट बन जाएगी? अगर बोरिंग कॉस्ट बन जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में सुन जानी चाहिए। लेकिन अगर ये डिबेंचर्स इसलिए इशू किए गए हैं ताकि इनके पैसे क्वालिफाइंग एसेट पे लगाए जाए, तो देन ये डिबेंचर्स क्या बन जाएंगे? स्पेसिफिक बोरिंग बन जाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स इशू किए गए थे और पर्पस डिफाइंड नहीं था और इसमें से कुछ पैसे जो है क्वालिफाइंग एसेट पे लग गए, तो फिर यही डिबेंचर्स क्या कहलाएंगे? जनरल बोरिंग बन जाएंगे। ठीक है, तो डिबेंचर सिंपली बोरिंग है, लोन है। स्पेसिफिक डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक बोरिंग, और जर्नल डिबेंचर्स मींस जर्नल बोरिंग भी हो सकती है। और अगर जर्नल या स्पेसिफिक हो गया तो उसका ट्रीटमेंट वही होना जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो सिंपली शायद आखिरी चीज कि डिबेंचर्स का अगर वर्ड आ जाए और कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हो, तो हमारे जहन में सिंपली ये आना चाहिए कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है और उसकी देर पर बोरिंग कॉस्ट की बहस होगी। अब आने जरा क्वेश्चन नंबर 6 करें। रेडी सर? सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 6 की जरा क्वेश्चन जरा लेंथी है, जो बातें हो गई हैं वो भी आएंगी और नई चीजें भी शायद आएंगी। इसकी रिक्वायरमेंट होना जरा कहीं। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कैरिंग अमाउंट कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। कॉस्ट कैसे आती है? एक्सपेंडिचर्स प्लस बोरिंग कॉस्ट। अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है तो एक्सपेंडिचर्स में बोरिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और कॉस्ट मींस सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है। एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स अ फैक्ट्री बिल्डिंग which is a qualifying asset. Funds are provided from entities journal borrowing। ये वाली लाइन अंदर अंडरलाइन करना है। आज भी अभी ये सवाल जनरल बोरिंग्स का ये भी करेंगे। Funds are provided from entities journal borrowings. Capitalization of the borrowing cost commences on 1st July 2009 and continues throughout the year until the expected completion on 31st December 2010। नीचे करनी जरा रिक्वायरमेंट में जाए। हमने किस डेट की कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करनी है? 30 जून 10। 30 जून 10 वापस ऊपर आए। कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट तो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के हो रही है। कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट तो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के शुरू से है, लेकिन कंप्लीट उसका उसने होना है 6 मंथ्स आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड। डेट्स गौर से पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 जुलाई 9 और एंडिंग पॉइंट है 31 दिसंबर 2010। तो ईयर एंड हमारा आ जाएगा 30 जून 10 पे, विच मीन्स शायद हमारे वाले अकाउंटिंग पीरियड में अभी एसेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ऐसे कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड बताएं कितना? 6 मंथ्स नहीं है, 6 मंथ्स नहीं है। 1 जुलाई 9 से 31 दिसंबर 10। पहले 9 के 6 मंथ्स गुजरेंगे ना यार, जुलाई से दिसंबर, तो तकरीबन 1.5 ईयर बनता, 1.5 years। ऐसे the detail of expenditures on the qualifying asset is as follows: 1st July 9, 15th September, 15th April, 30th June। क्या गिवन है? एक्सपेंडिचर्स गिवन है। कंसंट्रेट किया करें सर, यही चीजें ऐसा ऐसा और आगे बढ़ते जाना। देन वो कहता है एंटिटीज जनरल बोरिंग्स in the period from 1st July 9 to 30th June 10 consist of the following। अब जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा है उसमें कुछ जनरल बोरिंग्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। पॉइंट नंबर 1,
rupees 5 million debentures issued on 1st January 9. Full concentrate please. 1st January 9 means हमारे अकाउंटिंग ईयर से पहले की बात होगी, with a fixed interest rate of 10%. The full amount of debentures is payable in 2015. दोबारा ये लाइन पढ़े। क्या ये डिबेंचर्स हमारे अकाउंटिंग पीरियड में इशू हुए हैं? हमारा अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? पहले इशू हुए हैं। हमारे अकाउंटिंग ईयर में कुछ रीपे होने, तो हमारे अकाउंटिंग ईयर के बाद 2015 में जाके इन्होंने रीपे होना है। अपने अकाउंटिंग ईयर के एंगल से जरा डिबेंचर्स का लेजर खोलना जरा जहन में। डिबेंचर्स एसेट के तौर पे खोलेंगे या लायबिलिटी? इशू की है, कंपनी के एंगल से बात हो रही है। तो व्हाट शुड बी द ब्रॉट डाउन लायबिलिटी? 5 मिलियन ब्रॉट डाउन लायबिलिटी होगी। इसकी एंट्री कब हुई होगी? 1 जनवरी 9, पिछला साल जहन में लाए। 1 जनवरी 9 को क्या एंट्री हुई होगी? कैश बैंक डेबिट डिबेंचर्स पेएबल क्रेडिट, तो डिबेंचर्स के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर आई होगी लास्ट ईयर। फिर ये एज इट इज सीडी बना होगा, क्योंकि रीपेमेंट तो 15 में जाके होनी है। 5 मिलियन सीडी बना होगा। हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में ब्रॉट डाउन बनेगा 5 मिलियन। फिर रीपेमेंट हमारे वाले साल में अगर नहीं है तो यही 5 मिलियन एज इट इज कैरी डाउन भी बन जाएगा। 30 जून 2010 पे कैरी डाउन भी बन जाएगा। ना डिबेंचर्स हमारे पीरियड में इशू हुए हैं और ना ही हमारे पीरियड में रीपे हो रहे हैं। पहले इशू हुए थे, बाद में रीपे होने हैं। तो ओपनिंग बैलेंस भी हमारे वाले साल के एंगल से 5 मिलियन होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी 5 मिलियन होगा, विच मीन्स 5 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर थ्रू आउट द ईयर। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है? वो रिमेनिंग बैलेंस जो कांस्टेंट रहे। तो क्या 5 मिलियन पे एज इट इज पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? कंसंट्रेट करें सभी। ये पेज के नीचे आए जरा, ये पेज नंबर 84 जहां एंड हो रहा है। ये 3 लेजर्स आपने मेरे साथ बनाने हैं। ये जो 3 पॉइंट्स आएंगे यहाँ, तो जगह मेरे ख्याल बन जाएगी। जरा इसके नीचे ही अगर बनाए, मैंने कुछ चीजें आपको बाद में भी यहाँ से दिखानी है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लीजिएगा। 3 लेजर्स बनाने हैं, ये पेज के नीचे जो जगह। पेज नंबर 84 नहीं, इधर ही बनाइएगा, बन जाएगा। इतनी ट्रांजैक्शन नहीं इधर इसलिए बनाए कि कुछ क्वेश्चन में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने यहाँ मेरे साथ क्या क्या सोचा हो। डिबेंचर्स पेएबल, जी ब्रॉट डाउन रुपीज में ही लिखना। ₹5 मिलियन and carry down भी 5 million. What is the starting date of accounting year? 1st July, ending date 30th June. Any confusion? Why the opening balance and closing balance is same? हमारे वाले साल में कोई चेंज नहीं है ना यार, ना कोई फर्दर डिबेंचर इशू हुए हैं, ना कोई रीपेमेंट हुई है। फर्दर डिबेंचर इशू होते फिर दोबारा एंट्री हो जानी थी, रीपेमेंट होती तो लायबिलिटी कम हो जानी थी। तो लायबिलिटी में कोई चेंज इस साल नहीं है, एज इट इज बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। बाकी वर्किंग बाद में करेंगे, बस लेजर बनाए। ऊपर पॉइंट नंबर 2 में आ रहे। बैंक लोन ऑफ ₹2 million taken on 1st July 9 with the underline words। ऐसे परेशान होइएगा, नई नई चीजें भी आनी। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, आगे जरा सेंटेंस कंप्लीट कर, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज एडजस्टेड सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, 6 महीने बाद। बाय चेंजेस इन, एक और वर्ड अंडरलाइन करें, काइबोर एक एब्रीविएशन है किस चीज की, जरा नीचे है, रिक्वायरमेंट से नीचे। ये जिस समय एक स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ट्रेड होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की मार्केट वैल्यूज अवेलेबल होती हैं और डेली बेसिस पे मार्केट प्राइसेस अप डाउन होती हैं डिमांड सप्लाई की बेस पे। उसी तरह से एक इंटरेस्ट रेट मार्केट भी है। कराची में नॉर्मली वो है, इसलिए इसके साथ कराची वर्ड लिखा हुआ है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, फिर इंटरेस्ट रेट्स में भी चेंज आता है। तो आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है।
तो क्योंकि मार्केट कराची में एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, इसलिए इसकी एब्रीवेशन पूरी क्या बनी हुई है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ये इंटरेस्ट रेट मार्केट से बैंक्स पे इंटरेस्ट रेट्स कोट करते हैं। क्लियर है बात? बाकी डिफरेंट इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट मार्केट एक है जहां इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट से इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। यहाँ पे जी स्टेट बैंक जो है बैंकों से एवरेज रेट कैलकुलेट करता है, उसी को कैबॉर करता है। जी ऊपर वापस आइएगा जरा। अब पॉइंट नंबर 2, बैंक लोन ऑफ 2 million टेकन ऑन व्हाट डेट? 1 जुलाई 9। अब ये फ्लोट, एक तो ऊपर फर्स्ट पॉइंट में जाए उसमें फिक्स रेट लिखा हुआ है। लोन्स जब लिए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट फिक्स का मतलब ये होगा कि थ्रू आउट द लोन पीरियड इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। लेकिन समटाइम ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं इन्हें फिर काइबोर के साथ लिंक कर दिया जाता है। काइबोर के साथ लिंक करने का मतलब ये है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक हो जाएगा, और अगर मार्केट रेट में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो अकॉर्डिंगली फिर हमारा इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसको जरा सेंटेंस को जरा फाइनली पढ़िएगा। कहता बैंक लोन ऑफ 2 million टेक ऑन 1 जुलाई 9 विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, और इसको फिर कैसे एडजस्ट करना है? हाफ ईयरली एडजस्ट करना है। अब डेफिनेटली क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेमी एनुअल है। और किसके साथ इसने चेंज होना है? काइबोर मींस मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ इसने चेंज होना है। अब डेफिनेटली एग्जामिनर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, कैसे दे रहा है आगे पढ़ा रहा है। एट 1 जुलाई 9 इंटरेस्ट रेट वाज सेट एट 8.75% which increased to 9% at 1 जनवरी। तो सेमी एनुअल था, साल के शुरू में रेट क्या था और साल के मिड में, अकाउंटिंग ईयर के मिड में 1 जनवरी पे जाकर रेट। अब इन रेट्स को आप यूज कैसे करेंगे, बस ये मेन चीज है। जो 1 जुलाई 2009 से लेके 31 दिसंबर तक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, ऐसे ही होता ना यार, इंटरेस्ट रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? लोन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस से। तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा। आपका क्या ज़हन कहता है उससे कौन सा रेट लगना चाहिए? वो 8.75% रेट होगा उस 6 मंथ्स का, और 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसमें भी 9%। तो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट फिक्स ही होते हैं आपके लेवल पे, लेकिन अगर कभी फ्लोटिंग आए तो उसके एंगल से भी इंशाल्लाह वर्किंग करने हैं। अब इसके एंगल से भी ये जो पॉइंट नंबर 2 पढ़ा हमने, एक बैंक लोन का जरा लेजर बनवाएं, बल्कि सॉरी एक सेंटेंस और आता है, एक पॉइंट नंबर 2 का लास्ट सेंटेंस पढ़ना। लोन इज पेड ऑफ इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2 लाख भी जरा ज़हन में रख के अब लेजर बनवाएं। ये मैंने आपके सामने 2-3 दफे ही शायद पैराग्राफ पढ़ लिए, आप जरा इंडिविजुअली पढ़ें, बताएं इस लोन के एंगल से ब्रॉड डाउन क्या होगा। कंसंट्रेट करना प्लीज। ये लोन कब लिया है? 1 जुलाई 9 पे इसकी एंट्री होनी चाहिए या 1 जुलाई 9 पे ये ब्रॉड डाउन होगा? ये ब्रॉड डाउन इसका कब होता? अगर लास्ट अकाउंटिंग ईयर में लोन लिया होता। ये पिछले साल से इस साल में लोन नहीं आ रहा, ये 1 जुलाई पे लोन लिया है, तो क्या एंट्री करूं? कैश डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट। ब्रॉड डाउन 0 क्यों लिखूं? ये ट्रांजैक्शन हुई है फर्स्ट डेट पे, फर्स्ट डेट पे हमने लोन लिया है, डेट भी लिखना जरा सा 1 जुलाई 9। कैश या बैंक डेबिट? बैंक लोन क्रेडिट बाय रुपीस। तो मिलियन अभी रुपीस में लिखना पड़ेगा, ऊपर भी डाटा रुपीस में, तो ऐसे मिक्स अपना करें। अभी आप राउंड ऑफ करते हुए अक्सर टेंशन में आ जाता है। एनी कंफ्यूजन है? ये फर्स्ट लोन को मैंने ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखा है, सेकंड को मैंने ब्रॉड डाउन 0 करके लिखा है। सब क्लियर है क्या हो रहा है? ब्रॉड डाउन कब होता है? जब लास्ट ईयर का कैरी डाउन हो। लास्ट ईयर का कैरी डाउन था पॉइंट वन में लोन पिछले सालों से इस साल आ रहा था, और ये जो सेकंड लोन है इसी साल के स्टार्ट पे लिया। ठीक हो गया जी? और पढ़े तो ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, लोन की डेट पढ़े, कोई रीपेमेंट डेट हमारे पीरियड में आएगी सर? कौन सी डेट? 1 जुलाई को अगर लिया है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो सही डेट बोलने की कोशिश करें। 1 जनवरी कौन सा? 1 जनवरी 10 हाफ ईयरली,
क्या एंट्री होगी? लोन डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, रीपे हो रहा ना यार, रीपे हो रहा है। दोबारा देखना, हमारे वाले साल में आ रही है रीपेमेंट। 1 जुलाई 9 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो 1 जनवरी 10 डेट लिखें। किस तरफ लिखेंगे लेजर में? लोन डेबिट होना है 1 जनवरी 10, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट बाय 2 लाख रुपीस। जी फाइनली फिर सीडी क्या रह जाएगा? 18 लाख ही रह जाएगा ना यार। 2 मिलियन था, 2 मिलियन मीन्स 20 लाख रुपए का लोन था, 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनी। नेक्स्ट कब बनेगी वैसे? 1 जुलाई 10, तो फिर अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन जी फाइनली? थर्ड पॉइंट पढ़े। देन एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट को अंडरलाइन करें, ये सिंपली क्या चीज है जी? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए, ये हमेशा, ये ठीक है आपके पास, ये भी ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वर्ड है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए मींस बैंक से लोन ले लिया है, लेकिन ये करंट लायबिलिटी होती है हमेशा, शॉर्ट टर्म लोन है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वर्ड है। इसलिए अगर आपने कभी पहले ये वर्ड सुना, मेरा ख्याल सुना होगा, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस में होगा, आपने हमेशा से करंट लायबिलिटीज में लिखा। ये पॉइंट नंबर 3, बैंक ओवरड्राफ्ट वंस अगेन with floating interest rate that is adjusted by changes in Kaibar. Once again floating है, Kaibar के साथ change हो रहा है। Interest rate at 1st July 9 was 14%, which is adjusted to 14.25% on 1st January. इसकी एप्लीकेशन बाद में करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। The overdraft at 1st July 9, ना overdraft at 1st July 9 was 3 lakh, which increased to 7 lakh on 1st January 2010, which remained constant till the year end. और से पढ़ें, और एक बैंक ओवरड्राफ्ट का लेजर बनवाया जा रहा है यहाँ से। ये वैसे बन रहा है, नीचे जगह सफिशिएंट है? अगर जगह सफिशिएंट नहीं है तो नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे ये तीसरा बना लीजिएगा, बनाइएगा बुक पे इधर। अगर महसूस हो जगह सफिशिएंट नहीं है तो नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे ऊपर जगह है। जी जरा सोच के बताएं, ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखूं? मेरा ख्याल है ब्रॉड डाउन है यार। पढ़े जरा सेंटेंस पढ़े सही। बैंक ओवरड्राफ्ट एट, ये इस दिन मौजूद है या इस दिन लिया है? देख लें। ब्रॉड डाउन के तौर पे लिखूं या ट्रांजैक्शन के तौर पे? मेरा ख्याल है कि शायद ओवरड्राफ्ट एट उस दिन मौजूद था, उस दिन मौजूद। जरा पॉइंट नंबर 2 और 3 में डिफरेंस क्रिएट करें कोई है तो। वहां वर्ड है टेकन ऑन, पॉइंट नंबर 2 में वर्ड से बैंक लोन टेकन ऑन 1st जुलाई, नीचे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एट 1st जुलाई, तो शायद एट द एंड ऑफ द डे को फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जरा सेंटेंस अगर सही देख लें। टेकन ऑन का मीनिंग क्या था? कि लोन लिया था। अब एड का मतलब क्या है? क्या उस दिन था या उस दिन लिया है? देख लें, फर्क तो ऐसा शायद नहीं पड़ता है, सवाई से कि ब्रॉड डाउन है या ट्रांजैक्शन है। क्या ख्याल है, बताएं कैसे लिखूं? ब्रॉड डाउन के सामने क्या लिखूं सर? मेरा ख्याल है कि था यार, एग्जिस्ट करता था। प्लीज मैं फोर्स नहीं करना चाह रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। ब्रॉड डाउन लिखूं या ट्रांजैक्शन लिखूं? कितना लिखूं? 3 लाख। आगे चलो, तो चेंज आया इस लोन में? कब आया? क्या चेंज आया? 7 लाख और ले लिया। कितना लोन कितना हो गया किस दिन? 3 लाख लोन 7 लाख से बढ़ के या 7 लाख तक बढ़ गया। डेट बताएं, किस डेट पे चेंज आया? 1 जनवरी 10। लोन में इजाफा हुआ, एंट्री बोले। हाँ जी, और कैश या बैंक डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट 7 लाख या 4 लाख? 4 लाख बीच में कहां से आ गए? कितना लोन था, कितने तक हो गए, कितने से बढ़ गए? क्लियर है? इंक्रीज टू 7 लाख, तो 3 लाख का पहले था, 4 लाख बढ़ा होगा, 7 लाख हो गया है, तो 4 लाख से बढ़ा होगा, और फिर वे अनचेंज रहा है। इट मीन्स फिर साल के एंड में
7 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये कोई रीपे नहीं हुआ लग रहा इस साल फर्दर इंक्रीज हुआ। सेंटेंस प्लीज दोबारा पढ़े। पीरियड के स्टार्ट पे 3 लाख था, विच इंक्रीज्ड बाय या इंक्रीज टू, इंक्रीज्ड बाय वर्ड्स होते तो 7 लाख से इंक्रीज होकर फिर 11 लाख हो जाना था, लेकिन यहाँ पर 7 लाख तक हो गया है। तो कितने से बढ़ा होगा? 4 लाख से लोन बढ़ा। एक नजर मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज तीनों पॉइंट्स पढ़ लें, लेजर्स के साथ जरा रिलेट कर लें, इंटरेस्ट की वर्किंग तो बाद में भी करते हैं। कोई कंफ्यूजन प्लीज अगर है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से साथ चल रहे हैं प्लीज। चलिए सर दोबारा रिक्वायरमेंट देखें और वर्किंग करवाएंगे। क्या करना था? हाँ रजिस्टर करें। Carrying amount as on 30th June 2010। एक हेडिंग बना लो। क्वेश्चन सारी डिफिकल्ट होते जाने हैं मुसलसल, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सही होंगे तो इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल साथ साथ एफर्ट करनी पड़ती है, गेम सीरियस नहीं होना। कैरिंग अमाउंट निकालनी तो क्या वर्ड्स पहले ध्यान में आने चाहिए कि क्या क्या ढूंढना? कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट चाहिए। अब डेटा हमने पढ़ ली है, कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक्सपेंडिचर्स भी होंगे और फिर जनरल बोरिंग्स की डिस्कशन है, फिर जनरल बोरिंग्स की वर्किंग करेंगे, शायद बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी आएगी। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स शायद स्टेट अवे अवेलेबल है कहीं, अगर ढूंढ सकें आप कहीं ढूंढे, जरा टेबल एक स्टार्ट में आया था, दोबारा देख लें क्या था ये। क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर्स थे, क्या करेंगे? सिंपली प्लस कर लें, कैलकुलेटर पकड़ें, बल्कि ब्रैकेट में लिख भी लें। 20,50,000, 1 million, 5 लाख, ठीक है वर्किंग भी कर, 4 लाख, टोटल हो जाएगा 3950 ट्रिपल 0। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या ढूंढना है? प्लस इसमें ऐड होनी है बोरिंग कॉस्ट इफ एनी कैपिटलाइज अगर होनी है। इसके एक वर्किंग अलग से बना लीजिएगा। बोरिंग कॉस्ट और कैपिटलाइज अगर होनी है इसमें, वो अगर हम प्लस कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर बाद में डेप्रिसिएशन का डिसीजन आप खुद दीजिएगा। नीचे 3-4 लाइनें इसका रखें, 1 2 3 4 5, 3 4 छोड़ दें, वर्किंग वन में।
जी सर, जब हेडिंग लिखें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड तो सबसे पहली चीज ध्यान में आनी चाहिए कि नहीं, सबसे पहली चीज जर्नल या स्पेसिफिक। अब ये मिक्स होने वाली चीजें, अभी मिक्स हो जानी है, क्वेश्चन मिक्स हो जाना। जर्नल बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग इकट्ठी आएंगी। तो अगर जर्नल बोरिंग से क्वेश्चन है, कहाँ लिखा हुआ सर? ये सारी जर्नल बोरिंग्स ही तीनों पॉइंट्स में। तो हमें फॉर्मूला क्या जहन में लाना है? एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ता है? जब एक से ज्यादा जर्नल बोरिंग्स हो। हमारे इस केस में 3 जर्नल बोरिंग्स हैं, तो कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए होगा और फिर एक्सपेंडिचर का टाइम पीरियड काउंट करेंगे। Expenditures into capitalization rate and multiplied by time period of expenditures. जी, इनमें से 2 चीजें शायद अवेलेबल हैं, ढूंढेंगे क्या क्या? एक्सपेंडिचर्स चले ढूंढें। एक्सपेंडिचर कितने? एक्सपेंडिचर्स यही है ना यार, 2050,000 है, 1 मिलियन है, 5 लाख है। बेटा इकट्ठा नहीं ले सकते, इकट्ठा 3950 इस वर्किंग में क्यों ना ले लेंगे? उनका टाइम पीरियड अलग है ना। एक्सपेंडिचर्स अवेलेबल हैं, उनका टाइम पीरियड भी गिन लेते हैं। पहले कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करना है, इसके नीचे आ जाना। एक्सपेंडिचर्स लिस्ट बना लें ताकि आप आईडी और एक जगह 4 लाइनें यहाँ चाहिए होंगी, एक आध लाइन और छोड़ दें। कैपिटलाइजेशन रेट एक तरतीब में जब चीजें करेंगे होपफुली फिर सही याद भी रहेगा। तो जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पड़े अकॉर्डिंगली उस वक्त कैलकुलेट करें। अब एक्सपेंडिचर से कैपिटलाइजेशन रेट में मल्टीप्लाई होना, तो कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला ज़हन में लाना। शॉर्ट वर्ड्स कम से कम ज़हन में रखें यार। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड, फॉर्मूला लिखना है। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड and divided by weighted borrowings outstanding. Weighted borrowings outstanding और रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर फाइनली मल्टीप्लाई बाय 100, उससे सोच के फॉर्मूला लिखा करेंगे। ये वर्किंग याद है वैसे कैसे की थी? ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर ढूंढना अपने रजिस्टर में। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कैलकुलेट किया था 3 में? 3 पहले देखें। एक सेकंड अपने सामने जरा बुक से क्वेश्चन भी निकालो। नहीं, एक्सपेंडिचर इनटू नहीं है, कैपिटलाइजेशन रेट की बात कर रहा हूं। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला था? लोन वाइज वर्किंग हुई है ना यार। लोन 1 था, लोन 2 था, लोन 3 था, अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट लिखते उसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ डिवाइड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में और प्रॉब्लम आया था थोड़ा सा। अगर तो लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग है फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली फिर बेस में भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस एडजस्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड वर्किंग देखें, दरमियान वाली HBL वाला लोन वर्किंग में देखेंगे, शायद वहीं से नजर आ जाए। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया था, ऐसे था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6 मंथ्स था, देयरफॉर फिर बैलेंस को भी अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड में एडजस्ट किया था। जिस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट लेंगे उसी टाइम पीरियड का फिर लोन भी एडजस्ट करेंगे। याद आ गया? अब आए यही अप्लाई करना अपने यहाँ। सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले अगर करवा दें वर्किंग्स, कैलकुलेटर रखें हाथ में और पॉइंट नंबर 1 2 3 अप्लाई करवाइएगा डाटा पढ़ कर। तरीका क्या होता है, वर्ड्स गौर से सुनिएगा मेरे सारे। फर्स्ट लोन डिबेंचर्स पे है। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर फॉर द ईयर? क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरा साल सेम रहा?
ये 5 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है, तो सिंपली क्या करें, 5 मिलियन कैलकुलेटर पे लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 10% रेट कर दें, क्या अमाउंट बनी, 5 लाख पूरे साल का इंटरेस्ट लिया मैंने, देयरफॉर बेस में भी पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा। मत तीसरा देख के लिखें, पहले प्लीज करवा दें, थोड़ी सी लंबी वर्किंग है, पहले देखा करें प्लीज। एनी कंफ्यूजन? मैंने ये ओपनिंग वाला 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट करवाया या क्लोजिंग वाला? मैंने ना ओपनिंग करवाया ना मैंने क्लोजिंग करवाया, मैंने आउटस्टैंडिंग करवाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब पता कैसे चला, ये 5 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम देख के पता चला। तो ना रेट ओपनिंग से लगता है ना क्लोजिंग से आउटस्टैंडिंग बैलेंस से लगता है। तो 50 लाख ओपनिंग क्लोजिंग सेम होने का मतलब ये पूरा 50 लाख आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर रहा है। अब ये मेरी बात जरा सेकंड और थर्ड में जरा सही अप्लाई करवाइएगा। अब सेकंड लोन में आएगा, फुल कंसंट्रेट, लेजर देखें, लेजर मैंने इसलिए बनवाया था, लेजर लेजर लेजर। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकंड लोन? ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है लोन, लेकिन लिया साल के शुरू में ही है। एनी चेंज लोन ड्यूरिंग द ईयर? 1 जनवरी को जाके चेंज हुआ है। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन लोन था, किस दिन जाके चेंज आया? फिर अकॉर्डिंगली 18 लाख हो गया होगा। ये मैं वर्किंग उस तरह नहीं कर रहा जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, आई होप कि जेन में हो सकती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन? 2 मिलियन, किस दिन जाके उसमें चेंज आ रहा है? 1 जनवरी 10 पे जाके 2 लाख रुपीस का चेंज आ रहा है। उसके बाद फिर 18 लाख रह गया और 18 लाख फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स कांस्टेंट रहा है। तो व्हाट शुड बी द calculation of interest, how should be the interest calculated on first 6 months and then second 6 months? नहीं, मैं अभी रिपीट करता हूँ। मैं आपने फार्मूला ध्यान में रखना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू क्या, रेट एंड देन टाइम पीरियड। तब क्या 20 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, क्या 18 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा? चेंज हुआ ना ड्यूरिंग द ईयर। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 लाख है और सेकंड 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 18 लाख है। 2 लाख बीच में क्या है? वो तो रीपेमेंट है। रीपेमेंट जो इंस्टॉलमेंट दी उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना। तो कैलकुलेटर पकड़े, 2 मिलियन, अब इसका रेट भी ढूंढना है। 2 मिलियन इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, तो देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट लगाएंगे? 8.75% और मल्टीप्लाइड बाय 6/12। एक छोटी सी वर्किंग जरा देखें बोर्ड पे, आप बाद में जिसका भी लिखना होगा लिख लीजिएगा, बाद में लिखिएगा। 2 मिलियन है मल्टीप्लाइड बाय 8.75% है और मल्टीप्लाइड बाय 6/12 है। बाकी डेफिनेटली फिगर आ जाएगी, फिगर का इशू नहीं है, फिगर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? ये 2 मिलियन मैंने किस टाइम पीरियड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको बताया, जरा डेट्स बोल दें। 1 जुलाई 9 से लेके 31 दिसंबर 9, 6 मंथ्स। अब इसकी बेस में अगर ये जो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, इस इंटरेस्ट की बेस में पूरा 2 मिलियन आएगा। 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6/12, इसका 6 मंथ भी वेट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, वो इशू नहीं है, फिगर तो आ जाएगी, फिगर आ भी गई है, आ जाएगी। कर क्या रहा हूँ ये काइंडली क्लियर कराना। नहीं मतलब कर क्या रहा हूँ, आई होप ये क्लियर है। क्या लोन टू खत्म होगी बहस? नहीं अभी खत्म नहीं है, लोन टू के 6 मंथ्स की बहस खत्म हुई, अभी कौन सी बहस जारी है? नेक्स्ट 6 मंथ्स मींस 1 जुलाई 10 से लेके 30 जून 10 तक। अब सोचें क्या इस टाइम पीरियड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदला है? कितना हो गया है? 18 लाख, रेट फ्लोटिंग है, मल्टीप्लाइड बाय बताएं 9% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अब इस ब्रैकेट की बेस बनवाया जरा, सिर्फ इस ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट के बेस में क्या आएगा? 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12। आई होप कि क्लियर हो रही बात। कर क्या रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करी जा रहा हूँ? जिस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ले रहा हूँ उसी टाइम पीरियड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा हूँ। 2 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, 18 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, ये 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे, इसलिए हमें अलग-अलग 2 स्टेप्स में वर्किंग करनी पड़ी। यहाँ तक अब कौन सा लोन फाइनल हो गया? लोन 2, लोन 3 भी करवाएं। आपके लिए इसका लिखना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं फिर बताता हूँ आप कैसे लिखें। लोन 3 पे बैंक का ड्राफ्ट का लेजर देखें,
करवाएगा, अब ये करवा फाइनल आपने करवाना। बैंक ओवरड्राफ्ट कंसंट्रेट वंस अगेन, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख या 7 लाख 7 लाख, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख, पहले 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख, कब से कब तक रहा सेम 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जी हुक्म। बेटा वो 6/12 हो तो जाएगा। बेटा 2 मिलियन लिए यार। मेरा ख्याल है अगर मेरे पास कहीं आना ज्यादा बेहतर है, जैसे मैं 2 इकट्ठे जहन इन्वॉल्व हुए मैं, आधी बात मेरी आधी उसकी, ना मेरी समझ पूरी ना उसकी। 2 मिलियन है नीचे वैसे ऐसे ही 2 लिखा मैं। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रही है सर, आप कहाँ पहुंच गए। थर्ड लोन थर्ड लोन थर्ड लोन, अब मेरे पे प्लीज मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। थर्ड लोन का ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कहाँ देख रहे हैं, लेजर देख रहे हैं, इसमें चेंज आया ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहते हैं किसे, अनचेंज बैलेंस। 3 लाख ओपनिंग था, एज इट इज रहा फर्स्ट 6 मंथ्स, तो 3 लाख पे फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आना चाहिए, पहले वैसे ही कंप्लीट करना जरा। देन फिर 1 जुलाई को हुआ क्या, 4 लाख और आ गया, तब 4 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पीरियड का, या 7 लाख हो जाएगा। 3 लाख था, फिर 4 लाख और आने के बाद इस दिन 7 लाख हो गया 1 जनवरी। फिर वो 7 लाख नेक्स्ट 6 मंथ्स कांस्टेंट रहा या 4 लाख कांस्टेंट रहा, 4 लाख कांस्टेंट रहा या 3 लाख भी रहा और 4 लाख भी रहा। लोन टू में जाए, लोन टू में 18 लाख कैसे बनाया आप लोगों ने, 2 लाख वापस कर देने के बाद 18 लाख बच गए। अब यहाँ वापस नहीं हो रहा, यहाँ और लिया जा रहा है, तो 3 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस फर्स्ट 6 मंथ्स का, और देन 4 लाख नहीं बैलेंस है, 4 लाख तो और लोन लिया है, बैलेंस हो कितना जाएगा, किस दिन 1 जनवरी 7 लाख हो जाएगा, और फिर ये 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक एज इट इज रहेगा। आप बेटा डिस्टर्ब हो भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। आई होप के डेबिट कार्ड नेट हो गया, देखते एक चेयर का गैप छोड़ने का नहीं। अब प्लीज क्लास में एक तो आए किस टाइम है, ऊपर से यकीनन कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, लेकिन बेटा पढ़ने आए। जी सर जी वर्किंग करवाएं, आप लोगों का बुक है इस अगर तो प्लीज यार। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, करें यार वर्किंग। आपको बेटा डिस्टर्ब करना मकसद नहीं है, लेकिन प्लीज मतलब सीरियसली पढ़ना चाहिए। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, इसकी बेस बनवाएं। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये सिर्फ किसकी बेस है, ये 3 लाख पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसकी बेस है। वाइंड अप करवाएं, 7 लाख या 4 लाख, एनी कंफ्यूजन। 4 लाख और लिया है, बैलेंस हो जाएगा टोटल 7 लाख, फिर वो 7 लाख कांस्टेंट रहा, मल्टीप्लाइड बाय 14% एंड मल्टीप्लाइड बाय 14.25%, रेट्स भी देखिएगा चेंज हो रहे हैं, इनटू 6/12 एंड डिवाइडेड बाय 7 लाख। रहने दें, फिगर्स लिख के कीजिएगा, मैं बताता हूँ कैसे लिखनी है आपको। बेस में 7 लाख इनटू 6/12। पहले मुझे जरा कॉन्सेप्चुअली बता दें, तो मेरी बात में आप कंफ्यूजन अगर आ गई। दोबारा जरा एक सेकंड को देखें। फर्स्ट लोन रिवाइज करने जैसे मेरे साथ, फर्स्ट लोन 5 मिलियन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल का हमने इंटरेस्ट लिया और अकॉर्डिंगली बेस में पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। सेकंड और थर्ड लोन में चेंज आ रहा था, फर्स्ट 6 मंथ्स और सेकंड 6 मंथ्स में आउटस्टैंडिंग बैलेंस डिफरेंट था,
तो फिर मैं वर्किंग कैसे कर रहा था, टाइम पीरियड, रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड का पहले मैंने आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिया है, उससे फिर रेट लगाया है, और अकॉर्डिंगली अगर लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट लिया है तो अकॉर्डिंगली बेस में भी लोन के बैलेंस को भी मैंने एडजस्ट किया है, वेट किया है। अब यहाँ 6 मंथ से चेंज हो रहा है, ऑब्वियस अगर 4 मंथ्स या 8 मंथ्स का कोई होता है तो हम उसका वर्किंग कर लेते हैं। तो अगर आप लेस देन 1 ईयर का इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली लोन की जो अमाउंट होगी बेस में वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। अब आप लोग काइंडली इसको इस तरह शायद नहीं लिख सकेंगे, आप लोग अगर ये कर सकें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो इंटरेस्ट इंकर्ड है इसकी कैलकुलेशन आप एक अलग करना, ये वर्किंग नंबर 1 हो रही है इसमें, बस मैं इसको इस तरह से कह लेना कि पहले आप इंटरेस्ट इंकर्ड की वर्किंग्स लिख लीजिएगा एक लाइन में तरतीब में, ऐसे 5 मिलियन इंटू 10%, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक मिनट आप फिर इसी तरह लिखिएगा, फिर वरना वो स्क्रीज भी हो जाएगा, सही समझ भी नहीं आएगा। ये समझ आ गया ये मैंने क्या किया, दूसरा क्या करूंगा बस वो बता दो। नहीं बेस अब फिर अलग बना लेंगे, अभी इंटरेस्ट इंकर्ड अलग लिख लीजिएगा, फिर वेटेड बैलेंस की वर्किंग अलग कर लीजिएगा। इसके नीचे बताएं क्या करेंगे, तो मिलियन मल्टीप्लाइड बाय रेट है 8.75 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो आप पहले लिस्ट बना लीजिएगा सारे इंटरेस्ट इंकर्ड की, उसका फिर एक टोटल कर लेंगे, और फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की उसका टोटल करके फिर दोबारा बेस में सॉरी फार्मूले में लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इस तरह लिखना मुश्किल हो जाएगा, वो फिर समझ भी नहीं बात में। मैंने इस तरह से इसके लिए लिख के और बताया ताकि मैं ये बता सकूं कि बेस में उसी टाइम पीरियड के मुताबिक आपने एडजस्टमेंट करनी है जिस टाइम पीरियड का आप लोन का इंटरेस्ट ले रहे होंगे। सॉरी एक सेकंड, आ रहा है ना, तो क्या खुद से लिखिएगा, मेरे ख्याल आप इस तरह बोर्ड से देख के लिखने की बजाय आपने मेरे साथ अभी सारी चीज डिस्कस की है, ट्राई करें खुद से। ये फिगर्स लिख पाएंगे, ये को लास्ट लाइन में से फिगर्स लिख पा रहे, लास्ट लाइन में कोई है, ये सेकंड फिगर 87,500,
लास्ट लाइन में बंदा ही कोई नहीं, नहीं आपके अलावा कोई नहीं यहाँ बैठा हुआ। 81,000 उसके बाद नेक्स्ट फिगर सर हो जाएगी, कर लेंगे। फोर्थ फिगर बताइए। 41,000 फिगर ही बता दो यार। 21,000 और लास्ट वन जे 49,875 टोटल बता दो। 739,375 ये क्या कैलकुलेशन हो रही हैं? सबसे पहली फिगर 5 लाख है नहीं, फिगर ठीक है मेरी? ये क्या है 739,375? ये टोटल इंटर का बिल था, हमने लिस्ट बना ली। दूसरा काम अभी कौन सा रहता है? वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग, इसकी वर्किंग कैसे करो? एक करवा दें जरा, एक दो शुरू के बता दें। ये पहली फिगर कैसे आ जाएगी? 5 मिलियन एज इट इज है, लेकिन साथ स्पेसिफाई कर लें 12/12 हो रहा है, जरूरत नहीं है 12/12 लिखने की, लेकिन शायद समझ आ जाएगी। ये पूरा 12 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ये तो 5 मिलियन एज इट इज हो गया। एक और बोल दो 2 मिलियन, नहीं वर्किंग बोल रहे, नहीं ये वर्किंग लिखनी है आप लोगों ने। अगर सिर्फ सॉल्व करके लिखना होता तो वो तो ऊपर भी हम लिख सकते थे, मैं चाह रहा हूँ वर्किंग करें जरा, आइडिया हो कि ये क्या हुआ था बाद में। तो 2 मिलियन इंटू 6/12 मींस 1 मिलियन। अब करें कंप्लीट। 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/12 9 लाख। अपने पैसे समझ के प्लीज काउंट करें, कहाँ 9 लाख कहाँ 9 मिलियन, सोचें सेकंड। 6 लाख इंटू 1,50,000 और 7 लाख, समझ आपको? वाई नॉट 4 लाख? 4 लाख क्या था, 7 लाख क्या था? 4 लाख तो वो थी अमाउंट थी जो फर्दर आई है, हमने ये ढूंढना था कि बैलेंस कितना हो गया। तो लोन लेने के बाद 4 लाख और पैसे लेने के बाद 7 लाख फिर बैलेंस हो गया था, जो 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा। बाहर कोई कंफ्यूजन अगर है तो साथ बताइएगा, कंफ्यूजन लेके आगे ना चाहिएगा। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? टोटल्स करें इसके। आप लोग ये असल में जो आदत डेवलप ना करते वर्किंग करने की, ये असल प्रॉब्लम है। अब सब लोग ये 4 दफा 6/12 बोर्ड से देख के लिख रहे हैं, और अल्लाह के लिए पहला 6/12 ना लिख दिया, और जज्बाती हुए पड़े 0 भी देख रहे हैं बोर्ड से। 74 लाख क्या चीज आई है फाइनल? चले अब रेट फाइनल करें। फिगर्स आ गई हैं, इन फिगर्स को अब एज इट इज यूज करना है। फिगर्स क्योंकि ज्यादा थी इसलिए मैंने इक्वेशन में आपसे एज इट इज लिखवाने की बजाय उसकी पहले वर्किंग करवा दी है। बाकी अब इंटरेस्ट इनकर्ड टोटल उठाएं, डिवाइडेड बाय वेटेड बैलेंस ऑफ लोन उठाएं, और वर्किंग आपके सामने फिगर आ जाएगी। इंटरेस्ट इनकर्ड है 739,735 डिवाइडेड बाय 74 लाख। रेट के बारे में प्लीज अब जो डिसीजन हुआ उसको फाइनल रखिएगा, 2 डिजिट्स पे चले जाएगा जाना है, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद जाके राउंड ऑफ कर लीजिएगा। जी डियर फ्रेंड, भाई से कहेगा रेट बता दें। भाई 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 वो क्लासेस वाला भाई, ये वर्किंग बड़ा करें, करने दें यार, क्या हो गया? रेट बताएं। नहीं आप करें, आप करें, आप इसको यूज करें, इससे कहाँ यूज होना, ये रेट का कहाँ यूज करना था, आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। आप लोग कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे परेशान हो जाएगा। अब 9 पॉइंट क्या बनता है? 9 ही ठीक है, ऐसी बात में इन्होंने कहना 1 या 2 रुपए का फर्क आ गया। जी सर जी रेट बता दें यार, आप वर्किंग करें, आप लोग जिनका रेट आ गया। राउंड ऑफ किया जा सकता है 10 पे,
लेकिन अब इस वक्त ना कीजिएगा, 9.99 रखें, सब लोग सेम वर्किंग करें। ये बड़ा इंटू 100 भी कर लें, अप्रोक्सीमेटली वैसे 10% ही है ये, लेकिन अब क्लास में जब वर्किंग होगी तो सेम यूज कर लीजिएगा, वरना फिर एंड में फिगर्स हमारी आपस में मैच नहीं करेंगे, परेशान हो जाएंगे आप लोग। मेन ये बता दें कि वर्किंग में इशू तो नहीं, मंथ्स में अमाउंट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इस रेट को यूज करें और एक्सपेंडिचर्स का टाइम पीरियड जरा खुद से गिनना है। और जो लास्ट क्लास में एक वर्किंग हुई थी, कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंडिचर्स के डेट्स गिननी होती हैं, वो मुझसे करें जरा। मैं भी आपके सामने लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग सॉल्व करें कल। देख लें क्या है, सॉरी 375 739 सही है, 739375 ये ऊपर वाला टोटल ही है ना, तो मैंने शायद डिजिट्स आगे पीछे कर दिए। रेट तो ठीक है मेरा ख्याल इसी के बेस पे। ये टाइम आपने पहला तो गिना ना, मेरा ख्याल है इसको करने से पहले जरा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो लास्ट क्लास में करा था वो जरा रिवाइज करना। ये टाइम आपने गिना कैसे था, जरा रिवाइज करना। कोई इशू नहीं, यहाँ जरा मिड में डेट आ गई है तो मिड वाला भी गिन लेते हैं, लेकिन पहले प्रिंसिपली स्पीकिंग डिसाइड क्या हुआ था हमने एक नहीं, कमेंसमेंट और सीज तो ठीक है, लेकिन जब जनरल बोरिंग्स की केस हो तो एक्सपेंडिचर से रेट मल्टीप्लाई होना है और एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड जाना है आपने। तो बेहतर ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 5 कम से कम लास्ट क्लास में जो किया था उसका जरा सवाल सामने रख के, आंसर क्वेश्चन और आंसर सामने रख के आप लोग रिवाइज कर लें कि ये टाइम पीरियड गिने कैसे थे। ये 12 मंथ्स बने थे शायद, फिर 9 बने थे, तो ये कब से कब तक कैसे काउंट किए थे, जरा एक दफा रिवाइज करना। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अब ये जितनी बातें यहाँ तक हो रही हैं बाद में रिटेन रखनी है क्वेश्चंस करते हुए। एक्सपेंडिचर की डेट से सीज डेट तक वैसे आना होता है, लेकिन सीज डेट अगर हमारे वाले साल में नहीं आई तो फिर ईयर एंड तक आना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले रिवाइज कर लें। पहला एक्सपेंडिचर था 1 जनवरी, क्वेश्चन देख लें, तो इसके तो 12 मंथ्स बनते थे। दूसरे एक्सपेंडिचर की डेट बताएं, 1 अप्रैल था, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स हो गए थे। एक और बता दें, 1 जुलाई मीन्स 6 मंथ्स बन गए थे। तो कहाँ से कहाँ तक गिनना है, एक्सपेंडिचर की डेट से ऑनवर्ड्स ईयर एंड तक आ जाए अगर सीज डेट नहीं आई, लेकिन अगर सीज डेट आएगी तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ जो अप्लाई करें जरा, 20,50,000 जो पहला खर्चा है, 20,50,000, इसका क्या करूं, कंसंट्रेट कीजिएगा सर प्लीज, सब लोग साथ कीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाय 9.99% कैपिटलाइजेशन रेट है और मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड बताएं, कहां से कहां तक गिन रहे हैं। जुलाई से जून तक गिनेंगे अपने, नहीं जून तक ईयर एंड, कंस्ट्रक्शन लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए सीज डेट का इशू बन सके अभी नहीं। तो 12/12 है, ऑब्वियसली इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन आप मेंशन कर लीजिएगा बात। अब एक और करवा दें, बाकी फिर आप दोनों आखिरी खुद कीजिएगा। नहीं, अब 15 सितंबर डेट है, तो 15 सितंबर से आगे जाना है, तो अब 15 सितंबर मीन सितंबर मिड है, तो मिड मीन्स हाफ बनेगा, सितंबर का हाफ हो गया, तो सितंबर को एक सेकंड छोड़ दें। अक्टूबर से ऑनवर्ड्स गिन लें जरा कितने बनेंगे, ये गिना करें प्लीज, आप लोगों की नई चीज है, गिना करें। अक्टूबर से जून तक 9 बन जाएंगे, सितंबर मिड था तो हाफ सितंबर भी हो जाएगा, तो 9.5 मंथ्स टोटल हो जाएगा। सितंबर आधा है, 15 सितंबर, अक्टूबर से जून तक 9 मंथ्स पूरे बन रहे हैं और प्लस हाफ मंथ, तो 9.5 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ये काउंट हो गया सबके। नेक्स्ट को ट्राई करें, उसमें मिड में अप्रैल मिड है, तो अप्रैल का हाफ हो गया, उसके आगे कौन से महीने रह गए, मई जून, तो 2.5/12 हो जाएगा। और लास्ट एक्सपेंडिचर, परेशान नहीं कर, रिलैक्स देखें, वही प्रिंसिपल अडॉप्ट करें। ये साल के एंड में एक्सपेंडिचर हुआ है, इसलिए इस पे इस साल की बोरिंग कॉस्ट नहीं बनती। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन क्यों नहीं बनती है, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर पे कोई टाइम पीरियड हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में नहीं गुजर रहा, ये लास्ट डेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 9.9% अगर लिखना भी है तो 0/12 होगा। वाई 30 जून आखिरी दिन एक्सपेंडिचर हुआ। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने आखिरी दिन लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया लास्ट डे, तो उसका इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा, नेक्स्ट ईयर से, इस साल फिर नहीं आएगा। तो सिमिलरली इस एक्सपेंडिचर में इस साल की कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। उस दिन किस दिन लिया है खर्चा हुआ है,
30 जून को किस वक्त लोन लिया है? टाइम। तो बेटा फिर किस वक्त लिया? सुबह लिया, दोपहर लिया? वी कांट डू एनीथिंग। नहीं, फिर ये हिसाब रखना पड़ेगा ना कि किस टाइम पे लिए, शायद पता नहीं होता। नहीं जी, बिल्कुल उसी तरह शायद है। एक सेकंड, डेप्रिसिएशन से बनाया जरा। अगर आपने लास्ट डेट पे कोई एसेट परचेज किया हो तो उसकी एंट्री तो हम कर लेंगे लास्ट डेट पे, इस साल में एसेट तो आया, लेकिन डेप्रिसिएशन अब डेफिनेटली जैसे ही एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा फिर डेप्रिसिएशन है, लेकिन वो नॉर्मली हमें फिर पता नहीं होता किस वक्त आया, तो फिर उसका लिए डेफिनेटली वी कांट डू एनीथिंग। जी फिगर सॉल्व करें प्लीज, सब लोग सॉल्व किया करें यार, प्लीज सॉल्व हो रही है फिगर्स, सॉल्व कर लें। टोटल मुझे बताइएगा बस, आप लोग कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। फर्स्ट फिगर हो जाएगी 204,795। अब रुपीज में राउंड ऑफ करते रहिएगा जहां जरूरत है, और राउंडिंग ऑफ का प्लीज इशू ना बनाए। 204,975, ठीक है अप्रोक्सीमेटली? नहीं फिगर ठीक है मेरी? 79088 70406 डैश। रुपीज में राउंड ऑफ करें, रेट हो तो पॉइंट्स में 2 डिजिट्स तक चले जाएं, डोंट वेस्ट टाइम। रुपीज में अमाउंट्स को राउंड ऑफ करते रहें। अप्रोक्सीमेटली 294,289। व्हाट इज दिस? फाइनली व्हाट इज दिस? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इस सारी बहस में ये नहीं भूल जाना कि ये हो क्या रहा है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 795 है यार, सॉरी यार, या अल्लाह झूठ से कुछ आ 795 टोटल, तो मेरे ख्याल उसके मुताबिक मैं लिखते हुए जरा करते हैं। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड क्यों कैलकुलेट की है? रिक्वायरमेंट देख के बताएं। कैरिंग अमाउंट की वर्किंग हो रही थी, स्टार्ट पे देखें जहां वर्किंग शुरू की हमने, उसमें कॉस्ट तो लिख ली हमने, एक्सपेंडिचर कॉस्ट में एक्सपेंडिचर्स तो आगे थे, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए नीचे वर्किंग हुई है सारी। तो फाइनली कौन सी फिगर आ गई है? कौन सी नहीं, फाइनली कौन सी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की फिगर आ गई? 294,289। अब इसे किस में प्लस कर देंगे आप? आए एक्सपेंडिचर्स में आए, 294,289 प्लस करके टोटल कॉस्ट बन जाएगी 4,289। सब ओके सर? नेक्स्ट क्या होना भी है एक स्टेप, लेस कैरिंग अमाउंट निकालनी थी, तो लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन देके बताएं, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कोई इशू इस वक्त है? सही वर्ड्स बोले, क्या वजह? अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, अभी एसेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट बन जाने का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाएं। ये बिल्डिंग बन रही थी, फर्स्ट लाइन में जाएं, ये बिल्डिंग किस नाम से किस जगह नजर आएगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से नॉन करंट एसेट्स में फिगर 24244,289 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ रही होगी एज ऑन 30th जून 2010। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं? एक ऐसा नॉन करंट एसेट जो अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। डन है प्लीज? एक नजर खुद से रिवाइज कर लें जो चीजें तरतीब में हुई हैं सारी, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। इंडिविजुअली कोशिश किया करें, साथ वाले से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो नई बात समझ आ रही तो प्लीज मुझसे पूछें, अभी साथ वाला भी आप जैसे ही इनिशियल फेजेस में चल रहा है साथ।
ये दोनों बंद हो गए ऐसे दोनों दूसरा चला दो जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी चले जी फिर आगे पेज नंबर 84 के एंड पे आ जाए। पेज नंबर 84 के एंड पे हेडिंग मिलेगी आपको लास्ट टू लाइंस के ऊपर। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बीच में, कंसंट्रेट कीजिएगा। वर्ड्स लिखे हुए सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखें ऑफ बोरिंग कॉस्ट। Suspension of capitalization of borrowing cost। जी सर, इस हेडिंग को डिस्कस करने से पहले हमने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट डेट के एंगल से पढ़ा है, और फिर एक डेट पढ़ी हमने कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है। सस्पेंशन के वर्ड का मीनिंग क्या होगा? नहीं, सस्पेंड होता है टेम्परेरी स्टॉपेज, टेम्परेरी स्टॉपेज वर्ड लिख लगा सस्पेंशन के साथ। एक तो है ना सीज, सीज का तो मतलब है कंप्लीट स्टॉपेज। सस्पेंशन मअतल, टेम्परेरी तौर पे स्टॉप हो जाए। टेम्परेरी स्टॉपेज, तो टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कुछ इस तरह से वर्ड्स बन जाएंगे। बस ये वर्ड्स लिख लें, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। टेम्परेरी स्टॉपेज, सस्पेंशन, वक्ती तौर पे रोक देना बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को। वर्ड्स लिखें। अब समटाइम्स क्या हो सकता है कि कमेंसमेंट डेट के बाद, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट डेट के बाद और सीज डेट से पहले, किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर? कमेंसमेंट के बाद लेकिन सीज से पहले, अगर काम टेम्परेरी तौर पे एसेट पे रुक जाए, नहीं, अगर एसेट पे जो काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अगर वो कंस्ट्रक्शन टेम्परेरी तौर पे स्टॉप हो गई, तो हमने इस वक्त डिस्कस ये करना कि उस टेम्परेरी स्टॉपेज पे, उस टेम्परेरी स्टॉपेज के टाइम पीरियड में क्या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देना चाहिए? नहीं, अभी मैंने आपसे पूछा नहीं, हेडिंग समझा रहा हूँ, वो तो फिर अभी डिस्कस करते हैं। बात की कमेंसमेंट डेट से पहले की नहीं हो रही, सीज के बाद की नहीं हो रही, किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर बात हो रही है? कमेंसमेंट डेट से बाद के बाद और सीज डेट से पहले। अगर कभी एसेट पे जो काम हो रहा था वो टेम्परेरी तौर पे किसी वजह से अगर रुक जाए, तो क्या उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते रहेंगे या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी? ये हम पढ़ने लगे। तो बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ द IAS 23, आखिरी दो लाइनें जरा पढ़ लें, जरा सही कॉन्टेक्स्ट क्लियर करें, हम बात करने का लगे। Sometimes after commencement of capitalization and before cessation of capitalization, there may be a temporary stoppage of active development of an asset। एसेट पे काम हो रहा था, वक्ती तौर पे किसी वजह से रोकना पड़ा है, एसेट की डेवलपमेंट वक्ती तौर पे रुक गई है, तो उस केस में IAS 23 के मुताबिक क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पेज पे आ, स्टैंडर्ड के ऐसे एज इट इज वर्ड्स लिखे हुए जो मैं इस वक्त आपके सामने पढ़ूंगा, हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, कंसंट्रेट आपने करना है, साथ साथ रहिएगा मेरा। प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ये है, पहले इसको एज इट इज मेरे साथ वर्ड्स के साथ पढ़ना है। पेज नंबर 85 का फर्स्ट पैराग्राफ है। An entity shall suspend capitalization of borrowing cost
during extended periods of time in which it suspends active development of a qualifying asset के वर्ड पे रुक जाए और दोबारा ये सेंटेंस शुरू से शुरू करें. An entity shall suspend capitalization of borrowing cost during extended time periods in which it suspends active development of a qualifying asset. यहाँ तक बस रुक. सिंपली इन वर्ड्स को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मीनिंग ये बनेगा कि अगर क्वालिफाइंग एसेट पे काम रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दे. ये वर्ड पूरे रखेंगे. अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया तो बैंक को अब इससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. आपने बैंक को तो इंटरेस्ट देना है. अगर इंटरेस्ट इनकर हो रहा है तो बैंक ने तो उस टाइम पीरियड के पैसे लेने हैं. हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में प्लस करें या एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करें. तो सारी बहस वंस अगेन ये. तो यहां तक जो पढ़ा हमने उसका मीनिंग ये है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट पे काम रुक गया है तो उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में काम रुका रहा है, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को भी रोक. इन अदर वर्ड्स, इस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होने की बजाय प्रॉफिट और लॉस में जाए. कमेंसमेंट डेट से पहले अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है, सीज डेट के बाद अगर कोई इंकर हो रही है, और यहां तक जो हमने पढ़ा सस्पेंशन के दौरान अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है, वो कैपिटलाइज होने की बजाय एक्सपेंस आउट हो. कुछ मैं बात समझा पा रहा हूँ प्लीज? तो यहां तक के वर्ड्स का मीनिंग, अगर किस पे काम रुका है, क्वालिफाइंग एसेट पे, तो क्या भी रोक दें, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी रोक. क्यों रोक दें? जब काम हो ही नहीं रहा, एसेट पे काम ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को फिर कैपिटलाइज करने की कोई सेंस भी शायद नहीं. तो कैपिटलाइज होने की बजाय एक्सपेंस आउट होना. यहां तक सेंटेंस मेरा समझ आ गया? तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? काम रुका है तो जितना अरसा काम रुका है उतने अरसे की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन भी रोक दें. लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, अनलेस. अब आगे अनलेस का यहां मीनिंग क्या बनेगा? नहीं, एक मिनट. नहीं, मैं अभी फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह कल आपसे पूछूंगा. नहीं मतलब मैं इसे रोक रोक के पढ़ रहा हूं, मैं साथ साथ रह. अभी तक की बात यह है कि काम अगर रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें, सवाए इसके की जो आगे लिखा है वो हो जाए. तो अनलेस का यहाँ मीनिंग क्या बना है? तो बेसिक प्रिंसिपल यही है, काम रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रोक दें, सवाए इसके के काम इसलिए रुका है. अब वर्ड्स पढ़ेंगे आगे. टेम्परेरी स्टॉपेज इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस of getting the asset ready for its intended use or sale. अनलेस से आगे अगर ट्रांसलेट करना है तो उसका मीनिंग ये बनेगा कि अगर काम को रोकना इसलिए जरूरी है ताकि एसेट को सही तरह से यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में लाया जा सके. डिले इज अ नेसेसरी पार्ट. काम रोकना इसलिए जरूरी था ताकि एसेट सही तरह से सेलेबल या यूजेबल कंडीशन में आ जाए. तो इन दैट केस फिर अगर काम रोका भी है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को नहीं रोकना है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी. अब पूरी तरह ट्रांसलेशन अगर हो जाए, अगर काम रुका है तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दें, सवाए इसके कि टेम्परेरी डिले. वर्ड जरा गौर से पढ़े, मैं जरा इंग्लिश में पढ़ के जरा ट्रांसलेट करता हूँ. टेम्परेरी डिले इज अ, आपने यहाँ बुक से पढ़ना, टेम्परेरी डिले इज अ necessary part of the process of getting the asset ready for its intended use or sale. काम रोकना अगर जरूरी है एसेट को यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो फिर उस टाइम पीरियड में अगर काम रुका भी है, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन करते रहेंगे, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोकेंगे नहीं. यहाँ तक अब जो हमने पढ़ा इसको जरा एक एग्जांपल के साथ जरा लिंक कर लेते हैं ताकि जरा वर्ड समझने में जरा आसानी हो जाए. तो इसी को समझाने के लिए 2-3 लाइंस पढ़ी हमने, नीचे के एग्जांपल पढ़ेंगे. Delays in construction, suspension. A hotel was under construction. अपना ही समझना. And suppose to the 5. नहीं, अपना समझने में जरा स्ट्रेस समझना आसान हो जाता है. Borrowing cost of 3 lakh rupees is incurred on a loan during 2005. ये क्या है जी? 3 लाख. नहीं, लोन है ये, बोरिंग कॉस्ट है, ये इंटरेस्ट है, बोरिंग कॉस्ट है. 2005 में 3 लाख की बोरिंग कॉस्ट इंकर हुई. लोन स्पेसिफिक था फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन होटल. इस वक्त जो बहस हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट में आ गई.
Discuss how much of the borrowing cost may be capitalized in the following two independent scenarios. नीचे तो दो पॉइंट्स आप पढ़ेंगे A और B, वो अलग अलग है, मतलब आपस में उनका लिंक नहीं है. Assuming that A पढ़ेंगे. Workers went on a strike for a period of 2 months during which no progress was made. पहले इसी को ऊपर लिंक करना. क्या बन रहा है? क्या बन रहा है सर जी? होटल बन रहा है. एक होटल बनाया जा रहा है. होटल को बनाने के लिए क्या लिया हुआ है? एक स्पेसिफिक लोन लिया हुआ है. उस स्पेसिफिक लोन पे 2005 में कितना इंटरेस्ट इंकर हुआ हुआ है? 3 लाख रुपए इंकर हुआ हुआ है. इस साल में एक काम क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कि वर्कर्स ने 2 महीने की स्ट्राइक कर दी है, जिस टाइम पीरियड में कोई काम नहीं हो सका है. लेट्स अज्यूम वर्कर्स ने कहा हमारी वेजेस बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे. तो लेट्स अज्यूम आपने भी कहा देखी जाएगी, कोई मसला नहीं है, तो वाकई हड़ताल पे चले गए. फिर 2 महीने बाद जाके निगोशिएशन पे वर्कर्स वापस आए. विजुलाइज करने का क्या स्टोरी बनी है? किस वजह से कितना अर्सा काम नहीं हो सका? इस स्ट्राइक की वजह से 2 महीने आपका होटल जो बन रहा था उस पे काम रुक गया. अब ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, वो जरा 1 सेकंड पढ़ के बताएं अपनी अंडरस्टैंडिंग. क्या इन 2 महीनों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, एक्सपेंस आउट? ये डिले नेसेसरी पार्ट नहीं है एसेट को बनाने के लिए. अगर स्ट्राइक ना होती तो कैसे होटल में बनना था? बड़े आराम से बन जाना, वैसे ही बन जाना, कोई इशू नहीं था. क्या स्ट्राइक वाज अ नेसेसरी डिले? Strike is a necessary part of the process of getting the asset ready for its intended use or sale. मैं अपना आंसर बाद में देता हूं, आप बी पार्ट पढ़ें. अलग सिनेरियो, एक और सिनेरियो. द बिल्डर का मतलब कंस्ट्रक्टर है, जिसने कंस्ट्रक्शन करनी थी. कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द होटल had to wait for 5 days for cement in the foundation to dry. अब एक शायद हमें भी थोड़ा सा आइडिया कभी सुना जरूर होगा हमने, जब घर बनाए जाते हैं तो उसमें जब ये छतें वगैरह डाली जाती हैं तो उसका लेंटर, जो छत बनाई जाती है, उसको खुश्क करने के लिए उसका पानी कुछ दिन वेट करना पड़ता है. तो उसी को अगर बुनियादों के एंगल से, फाउंडेशन के एंगल से देख लें तो यहाँ 5 दिन क्यों रुके हम? ताकि वो जो सीमेंट है फाउंडेशन में वो ड्राई हो सके. अब इस सिनेरियो बी को ध्यान में रखकर जरा फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर पढ़ें. नहीं, क्या काम रुका है? कितने दिन रुका है? अच्छा, ये दोनों सिनेरियोज आपस में लिंक्ड नहीं है, अलग अलग. अब सिर्फ इन 5 डेज के एंगल से अगर सोचें तो क्या इन 5 डेज की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए? और जाने दें यार, अगर काम रुका तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी. अभी शायद हम अनलेस में आ गए, अनलेस में. तो अगर डिले जो है वो नेसेसरी है ताकि एसेट को प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में लाया जा सके, तो फिर इवन इन दैट डिले बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी. और अगर डिले इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस तो देन उस टाइम पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी. इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसे कंक्लूड करें एग्जांपल को, तो सिनेरियो ए में 10 महीनों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी और 2 महीनों की बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी. क्लियर है? और सिनेरियो बी में पूरे साल की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, इवन दो के 5 दिन काम नहीं हुआ. लेकिन वो 5 दिन काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो नेसेसरी पार्ट है. तब हम जब क्वेश्चंस किया करेंगे और हमें कुछ बताया गया होगा क्वेश्चन में कि काम किसी वजह से रुका है, तो देन हम ये डिसाइड किया करेंगे कि क्या काम को रोकना एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी था या नहीं था. और अगर नेसेसरी था तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी, और अगर नेसेसरी पार्ट नहीं था तो फिर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन उस टाइम पीरियड में रोक देंगे. और इस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट अगर कैपिटलाइज नहीं होगी तो फिर वो एक्सपेंस आउट होगी. आई होप कि जितनी यहाँ तक बात हो सकी कुछ क्लियर होगी है. बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चंस अभी करेंगे और साथ साथ और डिसीजंस भी लेंगे. इससे पहले कि मैं क्वेश्चन में जाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर वाला पढ़ के अपने वर्ड्स में जरा ट्रांसलेट करके अपने आप को सुना, जरा अपनी अपनी ट्रांसलेशन करें. इंग्लिश में नहीं, मतलब इंग्लिश में पढ़ के ट्रांसलेट करें, जरा अपने आप को जरा कुछ वर्ड से फेमिलियर करें जरा. फिर मैंने सुनना आपसे सेंटेंस आपके लफ्जों में.
जी मेरी तरफ देख के जरा एक पूरी स्टोरी बता दें, सस्पेंशन की पूरी स्टोरी। काम अगर हुआ है बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रोक दें, सवाई इसके के काम रोकना वाज अ नेसेसरी पार्ट। अच्छा वर्ड्स ऊपर पढ़े, डिले इज अ नेसेसरी पार्ट। डिले नेसेसरी है ताकि एसेट यूजेबल या सेलेबल कंडीशन में आ जाए। बाकी आई होप के एंड वाले वर्ड्स आपको पता है। क्वालिफाइंग एसेट कैन बी एन एसेट जिसने अल्टीमेटली यूज होना है, और अल्टीमेटली क्वालिफाइंग एसेट वो भी हो सकता है जिसने सेल होना है। इन्वेंट्रीज भी हो सकती हैं, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, तो दोनों का कवर किया। आज एक छोटी सी एग्जांपल के साथ जरा बात को आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी लिमिटेड, इसी सीक्वेंस में पेज नंबर 85 पे है। हॉकी लिमिटेड बोरोड 2 million at an interest rate of 14% from bank on 1st January 2015. Next word underline करें. These funds have been borrowed in order to build a hockey stadium. ये स्पेसिफिक लोन है, ये जर्नल है। अब समटाइम कुछ थोड़े थोड़े वर्ड्स के साथ डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। ये लोन किस लिए लिया गया है, तो अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा, थोड़ा सा डिसीजन लेना। एक्सटेंडेड 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 का मतलब कुछ टाइम पीरियड। देखिए नहीं मतलब मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगर कोई आपका पॉइंट रहेगा। एक ये भी है कि फॉर एग्जांपल कोई घंटा डिले हुआ है, तो सीमेंट बैग्स की डिले हो गई है और घंटा रुका है, तो डेफिनेटली उस टाइम पीरियड में पूरे साल के एंगल से 365 डेज है, हम 1 घंटा या आधा घंटा की वर्किंग शुरू हो गए, तो ये तो टाइम वेस्टिंग होगा, इमटेरियल होगा। यह एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का मतलब है कोई मटेरियल टाइम पीरियड, कुछ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड। मतलब अगर एक दिन का कोई हिस्सा है, चंद घंटे हैं, चंद मिनट है, तो अकाउंटेंट बेचारे को इतनी भी टेंशन ना डालें। कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, 5-10 दिन कम से कम, सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड हो। तो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का मीनिंग लिखने पर ये फर्स्ट लाइन में जो आया था, सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड की बात हो रही है, और सिग्निफिकेंट मीन्स मटीरियल टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब 2 मिनट के लिए काम रुक गए, दो मतलब तो ऐसे ये कैलकुलेशन नहीं करनी कि अब 2 मिनट के बोरिंग कॉस्ट पे कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस आउट करें, तो सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड हो, उसमें फिर ये डिसीजन ले रहे होंगे। ठीक है, आप क्लियर हो गए या कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं ये इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, रिलैक्स है। हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड है। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी क्वेश्चन को पढ़ते हुए पता चला कि किसी कुछ अरसे के लिए कुछ अरसे के लिए काम रुका है, तो बाय डिफॉल्ट हम यही अज्यूम करेंगे कि अगर इसने बताया तो ये सिग्निफिकेंट ही होगा। वो 5 दिन का बताया, 10 दिन का बताया, 2 दिन का बताया, 15 मिनट का भी बताया, तो हम यही अज्यूम कर लेंगे, अनलेस हमें वो कह दी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड नहीं है। बाकी रियल लाइफ के एंगल से ये वर्ड है कि वहाँ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड होना चाहिए। बाकी हम क्वेश्चन में ये डिसीजन नहीं ले सकते, एग्जामिनर हमें खुद ही बताया। हम बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम करेंगे कि ये टाइम पीरियड हमें बताया जा रहा है ये सिग्निफिकेंट ही है, एक्सटेंडेड ही है, और देयरफॉर हम डिसीजन लेंगे कि ये नेसेसरी है या नहीं। तो ऐसे परेशान ना हो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इकट्ठा करते आगे चलते रहे, इंशाल्लाह इजीली डिसीजन हो जाएंगे। आपका पॉइंट क्लियर हो गया? आप क्लियर हो गया? जी सारी बात हो रही थी, दोबारा आ जाए। फर्स्ट लाइन में कितना लोन लिए, किस रेट पे लिया है, किस लिए लोन लिया है, तो देयरफॉर स्पेसिफिक लोन हो गया। फिर प्रोग्रेस पेमेंट्स का वर्ड आ चुका है पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्या होता है प्रोग्रेस पेमेंट्स? दोबारा ढूंढ के बता दें, दोबारा ढूंढें, और ये चीजें आप रिटेन रखें जरा। फाइनली तो एक्सपेंडिचर्स है, लेकिन पूरी अगर स्टोरी बता देंगे प्रोग्रेस पेमेंट्स क्या होती हैं, कौन किसको पैसे दे रहा होता है, जो बनवा रहा होता है एसेट कस्टमर, वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता है जैसे जैसे काम हो रहा होता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ये सिंपली एक्सपेंडिचर्स ही है। नजर आ गया? तो प्रोग्रेस पेमेंट्स मेड इन 2015 are as follows: 1st January 15, 1st July, 1st September, क्या गिवन है? Expenditures. Surplus funds were invested in a fixed deposit earning interest at the rate of 10%. अब specific loan का क्वेश्चन है ये। Construction began on 1st January 15, still incomplete on 31st December 15.
बिटवीन, यहाँ से अंडरलाइन करना है राइट लाइन, बिटवीन 1 जून एंड 20 जून 20 दिन कंस्ट्रक्शन सस्पेंडेड वाइल कंक्रीट क्योर्ड का मतलब कंक्रीट सूख जाए, कंक्रीट और बजरी सीमेंट वगैरह का बनाया जाता है। फिलहाल आसान सा एग्जांपल है और ब्रैकेट में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज क्या है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे खुद डिसीजन भी लेने हैं हमने। फिलहाल ये मुझे बता दें, इन 20 दिनों की बोरिंग कॉस्ट ब्रैकेट पढ़ने के बाद आप कैपिटलाइज करेंगे या नहीं, बस यस या नो में डिसीजन लेना है। इन 20 दिनों की बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज इसलिए करेंगे क्योंकि ये डिले नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, रिक्वायरमेंट ये पढ़े। ये अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 2015 है, बी रिक्वायरमेंट भी है, उसको बाद में पढ़ते हैं। रजिस्टर खोलें। ये सर, ये पेपर्स बहुत ज्यादा टफ आते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, रेगुलरिटी इंश्योर करें, टाइम पे क्लास में आए, टाइम तक पूरा क्लास में प्रॉपरली इन्वॉल्व रहें। फुली इन्वॉल्व रहने का मतलब ये है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, सॉल्व करें, कैलकुलेशन किया करें, घर जाके रिवाइज किया करें, टेस्ट देने भी कंपलसरी हैं। ये सब बातें ज़हन में रहेंगी। पेपर्स इस तरह आता है कि आपकी अगर 100% एफर्ट हुई हो तो फिर जाके कहीं पासिंग मार्क्स के नजदीक आ सकते हैं आप। मेरे वर्ड समझ आए जो मैंने एंड में बोले? पेपर तभी आपका पास होना है अगर आपकी 100% एफर्ट हो, और 100% एफर्ट का मतलब मिनिमम ये रिक्वायर्ड है कि डेली आए, डेली क्लास में पढ़ें, होमवर्क हो घर जाके करें, कभी टेस्ट हो तो जरूर उसको अटेम्प्ट करें। इरेगुलरिटी बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं। जी सर, मैक्सिमम जो हो सकता है वो हमारे बस में नहीं, तो ये मिनिमम है और यही मिनिमम हमारे लिए कम अज कम है। अगर आपको ये मैक्सिमम लग रहा है तो अभी मैक्सिमम ये ना समझें, क्योंकि मैक्सिमम में संडे भी ऑन हो सकता है और बहुत कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ना उसके लिए आपके पास टाइम है और ना ही इंशाल्लाह जरूरत है। लेकिन अगर कभी जरूरत और टाइम निकल आया तो इंशाल्लाह गेम ऑन। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा, ये मैं अक्सर ही मेरा ख्याल क्लास में भी ये बात कहता हूँ, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है इसको जहन में रखना जरूरी है। ये भूल जाता है खासतौर पर संडे का दिन, हमेशा की तरह कल वाला भी जाया हो गया नहीं, मतलब अल्लाह करे किसी का जाया ना हो। हम रात को सोते ही उस टाइम पे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इतवार को हमने उठना ही उस टाइम पे है जब मंडे की बहस शुरू हो जाती है कि अब कल क्लास में जाना। वो ठीक है, आप सारी रात पढ़ते रहे होंगे डेफिनेटली, तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर अपने किसी गोल के लिए। किस गोल को लेके आप क्लास में आ जाए? नहीं मतलब नहीं कुछ सीख के नहीं सर, व्हाट इज द गोल? पास होना सर। ठीक है, सीखना का मकसद क्या है? इस सीखने का मकसद क्या है? तो पेपर पास होना चाहिए, उसको जहन में रखें, मैंने पेपर पास करना है इंशाल्लाह। एफर्ट करना आसान हो जाएगा। चले जी, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज एक मैंने हेडिंग लिखी है, और शायद यहाँ तक जितने क्वेश्चंस किए हैं मैंने ही आपको बताया कि इस हेडिंग के बाद एक क्वेश्चन क्या जहन में आना चाहिए। आप बताएंगे क्या आना चाहिए? सबसे पहले डिसीजन स्पेसिफिक लोन है या जनरल लोन है। अब क्वेश्चन स्पेसिफिक लोन वाला अगर है तो अब हमें एक्सपेंडिचर्स नहीं ढूंढना है, कैपिटलाइजेशन रेट नहीं ढूंढना, उनका टाइम पीरियड नहीं ढूंढना। अब हमें क्या ढूंढना है? इंटरेस्ट इनकम ढूंढना है और इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमारा चैलेंज ये है कि अगर स्पेसिफिक लोन है तो अकॉर्डिंगली फार्मूला जहन में है, और अगर जनरल लोन है तो अकॉर्डिंगली फार्मूला जहन में लाए। कौन सा फार्मूला जहन से बोल के निकाल देना बनना? बोल के एक्सपेंडिचर्स इनटू कैपिटलाइजेशन रेट टाइम पीरियड, इसको जहन से निकालें। और कौन सा फार्मूला लिखने लगे हम? इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन लिखे पहली बार।
जी सर, इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन कैसे कैलकुलेट होता है? नहीं नहीं, ये भी पता होना चाहिए। ना 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 ना, वो बात की बहस है, आराम से ढूंढ लेंगे। पहले ये जहन में आना चाहिए अब क्या क्या ढूंढना है, ये वर्किंग करते हुए क्या ढूंढना है। अब हमें लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है, उस लोन का रेट देखना है, और लोन का टाइम पीरियड देखना है। अब लोन पे बहस है, तो ढूंढे लोन। लोन कब लिया है? पहला एक्सपेंडिचर भी कब हुआ है? क्या 1 जनवरी से कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी? जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन? 2 मिलियन। डाटा पढ़े, इस लोन में से वापस कितना कब किया है? ना करें ना करें ना करें, 1 जनवरी पे 6 लाख वापस कर दिया है। तो 6 लाख 10 12 लाख 2 लाख, ठीक है। ये कैश कम हुआ है, ये एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। लोन का लेजर जेन में लाए, लोन 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 2 मिलियन की एंट्री बोले, कैश डेबिट लोन क्रेडिट किस दिन? अब जरा डेटा देखें, क्या लोन फर्दर लिया, क्या रीपे किया है? व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस? तो 2 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। अब लोन पे बहस, तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन? 2 मिलियन। रेट बताएं। एकदम जज्बाती होते हैं ना आप देख के लिखने में, ये मसला। पूरी बात सुनने आगे। मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। लोन आउटस्टैंडिंग कितना अर्सा रहा? पूरा साल। लेकिन क्या पूरा साल कैपिटलाइजेशन भी होनी कि नहीं? डाटा ढूंढे डाटा ढूंढे। एसेट कंप्लीट हो गए इस साल? एसेट कंप्लीट हो गया सर। पढ़े एंड में जरा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई है? लेकिन स्टिल इनकम्प्लीट है 31 दिसंबर को। तो क्या पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है? यार बीच में वो 20 दिन भी तो आ रहे हैं, वो 20 दिनों का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होना है। तो देयरफॉर कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 12 है। 12 मंथ्स का इंटरेस्ट इंकर हो रहा है और 12 मंथ्स का ही कैपिटलाइज होना है। मेरे पूरे वर्ड्स पे काइंडली गौर कीजिएगा। मैंने कैसे सोचा है, लोन कब लिया है, कोई रीपे हुआ या नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन फिर बीच में एक सस्पेंशन का टाइम पीरियड था, लेकिन क्योंकि वो नेसेसरी है इसलिए उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होनी है। अगर बस नेसेसरी ना होता फिर कैसे होना था, वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाए। यहाँ तक आंसर बता दें। 2,80,000। एक क्वेश्चन सुनिएगा मेरा गौर से। ये वर्किंग करते हुए मैंने इंटरेस्ट टिकट की एक्सपेंडिचर्स देखे, और देखनी भी नहीं है अगर स्पेसिफिक लोन है। एक्सपेंडिचर को तब देखना होता है कि जनरल बोरिंग है। लेकिन अब अगला स्टेप सुने जरा, बस 1 मिनट घर से कीजिएगा। नहीं हेडिंग क्या आनी है, ये मैं वर्किंग करूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दूंगा, ये वर्किंग आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। अब मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम का डिसीजन लेना है। इन्वेस्टमेंट इनकम का डिसीजन होता है सरप्लस फंड्स पे। सरप्लस फंड्स का कैसे पता चलता है? कैश जहन में रखते, कैश। तो लोन किस दिन लिया, कितना कैश उस दिन आ गया? 20 लाख। क्या कैश ड्यूरिंग द ईयर यूज हुआ? पहला किस दिन? पहले ही दिन 6 लाख तो यूज हो गया, पहले ही दिन 6 लाख यूज हो गया। कितना रिमेनिंग बचा? 14 लाख क्या है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस फंड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस फंड। ये 14 लाख किस दिन रह गया था? 1 जनवरी के। और से डेट से कितना कब तक रहा होगा? 1 जुलाई तक। ये बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में वर्किंग की थी। तो आप इस तरह कीजिएगा, मैं ये वर्किंग कंप्लीट नहीं करना चाह रहा, आप जरा इंडिविजुअली कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले रिवाइज कर लीजिएगा जो स्पेसिफिक लोन वाले क्वेश्चन है, और उसके बाद काइंडली से अटेम्प्ट कीजिएगा। ये खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं शुरू करेंगे इस टाइम पे मुश्किल हो जाएगा। बाकी है वो टेस्ट का एक डिसीजन हमारा हुआ था लास्ट क्लास में कि आपने अपने टाइम को में से कोई एक्स्ट्रा टाइम में 1 घंटा 1.5 निकालना। सर मेरी आवाज आ रही है सर? भाई खराब हो गया रास्ते में सर। तो एक्स्ट्रा टाइम है डेफिनेटली आपकी अदरवाइज भी क्लासेस होती हैं, जरूरी नहीं कि क्लास के फौरन बाद आप टेस्ट दें, लेकिन कोशिश करें कि आज को टाइम निकाल लें। और ये कोई तरीका नहीं होगा कि ऐसी टेस्ट पकड़ा और घर ले गए कर लूंगा हो जाएगा। वो पहले भी ऐसे ही हुआ, तो टाइम निकाल के कॉलेज में ही बैठ के टेस्ट दें। जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम मिले अपने टीचर रूम में जाना, उनसे कहना मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी आएगा, आंसर शीट भी आएगी। अगर ना मिले तो मैं इधर ही हूँ इंशाल्लाह।
मुझे आके अपने बताना है। हो नहीं इंशाल्लाह सकता कि आप टेस्ट देना चाह रहे हो और आपका टेस्ट कोई ना ले, आप वहीं सबमिट करें, ठीक है। तो आज कोशिश करें, टाइम निकल आएगा। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ भी शेयर करवाता हूँ, आपके साथ अभी मैं शेयर करवा देता हूँ, जिसको फिर जो टाइम मिले अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंट टाइम पे, लेकिन 1 घंटा प्लीज कोशिश करें। क्वेश्चन मुश्किल होगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ये तो टेस्ट शेयर करवाना है, रखो इधर, ठीक।